इच्छा व्यक्त करना। इसके अलावा वे यह भी मानते हैं कि गाय का मूत्र अशुद्धियों को धो सकता है और आत्मा को शुद्ध कर सकता है। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि गाय के मूत्र में बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। कुल मिलाकर विभिन्न चमत्कारी कारणों से भारत में गाय का मूत्र एक बहुत लोकप्रिय औषधि बन गया है। कुछ व्यापारियों ने गाय के मूत्र का उपयोग कर एक पेय विकसित किया है जिसे गौजल कहा जाता है। मैं एक चीनी वीडियो देख रहा था, तभी मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें वे भारत के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो से हमें समझ आता है कि चीन के लोग भारत और भारतीयों के बारे में क्या सोचते हैं। यह वीडियो चीनी भाषा में है, लेकिन मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय आदमी की जिंदगी कितनी आरामदायक होती है? क्या आपने कभी बैल का पानी पेय के बारे में सुना है? भारत का जिक्र करते ही आपके दिमाग में गंदगी, अव्यवस्था, खराब स्थिति जैसे कुछ नकारात्मक लेबल आ सकते हैं। असली भारत वास्तव में कैसा है? क्या यह वाकई उतना डरावना है जितना लोग कहते हैं? इस वीडियो में ब्लैक रैबिट आपको भारत के 10 अनसुने तथ्यों से अवगत कराएगा। 10वां, शौचालय। शौचालय हमारे दैनिक जीवन में अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली बुनियादी सुविधा है। लगभग हर घर में होता है। लेकिन अगर आप भारत में हैं, तो शौचालय ढूंढना लगभग मुश्किल है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में शौचालय को अस्वच्छ माना जाता है। और अगर किसी के घर में शौचालय होता है तो ये घर में अशुभता लाता है। इसीलिए बहुत से भारतीय अपने घरों में शौचालय नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए समस्या का समाधान केवल शौचालय में ही हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सभी जगहों पर शौचालय नहीं है। कुछ कस्बों में, कुछ जगहों पर सरकार द्वारा बनाए गए सार्वजनिक शौचालय भी होते हैं। सार्वजनिक शौचालय, लेकिन इन शौचालयों में आमतौर पर आपको टिश्यू पेपर नहीं मिलेंगे। भले ही आप पास की किसी छोटी दुकान पर खरीदने जाएं, टिश्यू पेपर मिलना मुश्किल है। क्योंकि भारत में टॉयलेट पेपर की बिक्री बहुत कम है, इसलिए आम दुकानों में टिश्यू पेपर नहीं होते। तो सवाल ये है, बिना टिश्यू पेपर के वे शौचालय का उपयोग कैसे करते हैं? शौचालय का जवाब यही है। ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय शौचालयों में आमतौर पर एक बाल्टी रहती है, और यह बाल्टी उन लोगों की सफाई के लिए होती है जो शौच के बाद सफाई करते हैं। भारतीय आमतौर पर सफाई के लिए अपना बायां हाथ प्रयोग करते हैं, दायां हाथ नहीं, क्योंकि दायां हाथ खाने के लिए उपयोग किया जाता है। 9वां, भारत का पवित्र गाय। कई देशों में गायों को पालतू जानवर माना जाता है और पहले मुख्य रूप से खेती के लिए उपयोग की जाती थी, काम। लेकिन भारत में गायों को देवी देवताओं का अवतार माना जाता है। विशेष रूप से सफेद गायों की स्थिति बहुत ऊंची है। भारत की सड़कों पर चलते हुए आपको कभी कभी सड़क पर गायें टहलती हुई दिखेंगी। ये गायें किसी के नियंत्रण में नहीं होती। इन्हें बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त हैं, चाहे वह राहगीर हो या वाहन। सड़क पर गायों से टकराते ही उन्हें रास्ता देना पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में भारतीय लोग गायों की पूजा भी करते हैं, गायों के सामने सिर झुकाते हैं। इच्छा व्यक्त करना। इसके अलावा वे यह भी मानते हैं कि गाय का मूत्र अशुद्धियों को धो सकता है और आत्मा को शुद्ध कर सकता है। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि गाय के मूत्र में बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। कुल मिलाकर विभिन्न चमत्कारी कारणों से भारत में गाय का मूत्र एक बहुत लोकप्रिय औषधि बन गया है। कुछ व्यापारियों ने गाय के मूत्र का उपयोग कर एक पेय विकसित किया है जिसे गौजल कहा जाता है। वे उम्मीद करते हैं कि भविष्य में यह पेय कोला की वैश्विक बिक्री को पार कर सकता है। यह सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन भारत में यही वास्तविकता है। वास्तव में न केवल गाय के मूत्र से बने पेय हैं, बल्कि गाय के गोबर से बने टूथपेस्ट, साबुन आदि साफ सफाई संबंधी उत्पाद भी हैं। और ये प्रकार के गाय संबंधी उत्पाद भारत के कई शहरों में उपलब्ध हैं और बहुत सामान्य है। इसके अलावा भारत में गाय के गोबर को भी जादुई गुणों वाला माना जाता है। इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से गोबर के लिए एक त्योहार निर्धारित किया है। हर वर्ष भारतीय नववर्ष के दूसरे दिन भारत में गोबर युद्ध होता है। इस दिन हजारों भारतीय 2 टीमों में बंट जाते हैं और एक दूसरे पर गोबर फेंकते हैं। उनका मानना है कि जिन्हें गोबर लगाया जाता है वे दुर्भाग्य से मुक्त होते हैं और अगले वर्ष स्वस्थ रहते हैं। दृश्य बहुत अधिक भयंकर होता है। 8वां, शादी। भारत की शादियों को समझने से पहले हमें भारत के लिंग अनुपात के बारे में बात करनी होगी। आंकड़ों के अनुसार 2024 तक भारत में महिलाओं की तुलना में पुरुष 4 करोड़ 50 लाख से अधिक हैं और औसतन हर 100 महिलाओं के लिए लगभग 106 पुरुष होने चाहिए। इस पुरुष प्रधान स्थिति में सिद्धांत रूप से महिलाओं को शादी की चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं से विपरीत है। क्योंकि भारत में शादी की अधिकांश लागत लड़की पक्ष द्वारा वहन की जाती है और ये खर्च लगभग एक सामान्य परिवार की कई वर्षों की आय के बराबर होता है। कुछ परिवारों में स्थिति अच्छी न होने के कारण लड़कियां शादी करने से उनका मूल परिवार दिवालिया होने या कर्ज में डूबने के जोखिम का सामना कर सकता है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक ये है कि भारतीय लड़कियों को शादी के समय लड़के पक्ष को बहुत बड़ा दहेज भी देना पड़ता है। यदि दहेज कम दिया जाए तो शादी के बाद उन्हें ससुराल से तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि अत्याचार भी हो सकता है। लेकिन फिर भी भारत में तलाक की दर ज्यादा नहीं है, बल्कि बहुत कम है, बहुत कम। इसका मुख्य कारण सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। भारत में तलाकशुदा महिलाओं को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उनके लिए दूसरी बार शादी करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अधिकांश परिवारों के लिए एक बेटी की शादी लगभग घर की सारी बचत खत्म कर देती है, खर्चे से खाली। एक बार तलाक होने के बाद दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त धन नहीं होता है। भारत की महिलाओं के लिए इतनी महंगी दहेज निस्संदेह एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है। 7वां है भोजन। आप शायद नहीं जानते होंगे, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा शाकाहारी देश है, जहाँ करीब 500 मिलियन से अधिक लोग जीवन भर मांस नहीं खाते हैं। बाकी की आधी आबादी हालांकि मांस खाती है, लेकिन अधिकांश लोग केवल चिकन और मछली ही खाते हैं। गोमांस और सुअर का मांस भारत में लगभग मिलना मुश्किल है। सबसे पहले भारत में गाय को पवित्र जानवर माना जाता है। मांस खाना तो छोड़िए, यहाँ तक कि गाय को मारना भी भारत में अनुमति नहीं है।
लेकिन सुअर का मांस अलग है। भारत में सुअर को अशुद्ध जानवर माना जाता है और उनका मानना है कि सुअर का मांस खाने से उनकी पहचान और स्थिति कम होती है, इसलिए भारत के कुछ धर्मों में सुअर का मांस भी वर्जित है। भारत में एक और दिलचस्प प्रचलन है कि जो लोग शाकाहारी होते हैं उनका पारिवारिक आर्थिक स्थिति अक्सर बेहद अच्छी होती है, जबकि मांस खाने वाले लोग आमतौर पर निम्न जाति के दलित होते हैं क्योंकि उन्हें अक्सर शारीरिक श्रम करना पड़ता है, इसलिए वे मांस खाने की ओर अधिक रुझान रखते हैं। धीरे धीरे इस आदत ने एक तरह से स्थिति के प्रतीक का रूप ले लिया है, यानी कि शाकाहारी लोग आमतौर पर सम्मानित होते हैं जबकि मांस खाने वाले आमतौर पर शारीरिक श्रम वाले मेहनती लोग होते हैं। छठा, आविष्कार। जब भारत के आविष्कारों की बात आती है तो बहुत से लोग उलझन में पड़ सकते हैं क्योंकि अधिकांश लोग भारत के बारे में केवल A3 कोमोदो 3 भाभी और लोगों से भरी ट्रेन ही जानते हैं, लेकिन वास्तव में भारत ने भी कई ऐसी चीजों का आविष्कार किया है जो पूरी दुनिया पर गहरी छाप छोड़ती हैं। जैसे कि हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं अरबी अंक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह संख्या प्रणाली, हालांकि इसे अरबी अंक कहा जाता है, वास्तव में भारतीयों द्वारा आविष्कार की गई थी और बाद में इसे अरबों ने यूरोप में फैलाया। फिर यूरोपियों ने इसे आधुनिक बनाया और पूरे विश्व में इसका प्रसार किया, जिससे आज की गणित बनी। बात करें अंकों की तो भारत की अंक संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। इसके अलावा शतरंज, शैम्पू, योग और USB इंटरफेस जैसी कुछ चीजें भी हैं जिन्हें हम अपनी दैनिक जीवन में अक्सर उपयोग करते हैं। वास्तव में ये सभी भारतीयों द्वारा आविष्कृत की गई हैं। पांचवा, दवाइयां। आपको विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी धारणा में गंदगी और अव्यवस्था वाला भारत वास्तव में सही मायने में विश्व की फार्मेसी है। ये दुनिया में सबसे बड़ा जेनरिक दवाइयों का आपूर्ति करने वाला देश है और ये दुनिया में सबसे बड़ा टीकों का आपूर्ति करने वाला देश भी है। वैश्विक रूप से लगभग 60% से अधिक टीके भारत में ही उत्पादित होते हैं। अमेरिका हर साल लगभग आधी दवाइयां भारत से आयात करता है। भारत की दवा उद्योग बहुत विकसित है। वे 60,000 से अधिक प्रकार की जेनरिक दवाइयां बनाते हैं। ये जेनरिक दवाइयां पेटेंट नहीं होती, लेकिन इनकी प्रभावशीलता असली दवाओं के समान होती है और इसकी कीमत असली दवाओं की 10वां भाग होती है। ये बहुत सस्ती होती है। आमतौर पर जेनरिक दवाएं अधिकांश देशों में अवैध होती हैं, लेकिन भारत में जेनरिक दवाएं न केवल अवैध नहीं है बल्कि स्थानीय सरकार से संरक्षण और समर्थन प्राप्त करती हैं। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी भारत के इस कदम को मान्यता देता है, जिसका मुख्य कारण मानवतावाद है। यदि वैध रूप से जेनरिक दवाएं बनाना चाहते हैं तो पहले 2 बिंदुओं को पूरा करना होगा। एक तो जनसंख्या अधिक हो और दूसरा आर्थिक रूप से पिछड़ा होना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वहां आर्थिक समस्याओं के कारण मरीजों का दवा खरीदने में असमर्थ होना अनैतिक माना जाता है। भारत इन 2 बिंदुओं को सही तरीके से संतुष्ट करता है, इसलिए विश्व के विभिन्न देशों ने भी विशेष परिस्थितियों में भारत द्वारा जेनरिक दवाओं के उत्पादन को मौन स्वीकृति दी है। समय के साथ इसने भारत के दवा उद्योग को बेहद उन्नत बना दिया है। चौथा, भाषा। भारत की भाषा स्थिति वाकई समझना कठिन है। इसे भाषा की दृष्टि से सबसे जटिल देशों में से एक माना जाता है। एक समय पर यहाँ हजारों भाषा बोली जाती थी, जिनमें से 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता मिली हुई है। यहाँ बात की जा रही आधिकारिक भाषाएं केवल बोलियां नहीं हैं, बल्कि ये पढ़ने और लिखने के तरीके में बिल्कुल अलग अलग भाषाएं हैं। भाषा, अलग अलग क्षेत्रों की भाषाओं में बहुत अंतर होता है। एक ही भारतीय होने के बावजूद दक्षिण के लोग शायद उत्तर के लोगों की बात बिल्कुल नहीं समझ पाए। भले ही हाथ से लिखकर दिया जाए, सामने वाला इसे समझ नहीं सकता। ये शायद भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि का एक कारण भी हो सकता है। चीन के लिए भारत में निवेश या व्यवसाय का विस्तार करने के इच्छुक लोगों के लिए स्थानीय भाषा के वातावरण को समझना पहली आवश्यकता है। भारत की जटिल और विविध भाषा का वातावरण निस्संदेह व्यवसाय विस्तार का सबसे बड़ा अवरोध बन सकता है, क्योंकि जब वही उत्पाद अन्य देशों में बेचा जाता है तो उसे केवल स्थानीय आधिकारिक भाषा में अनुवादित करना होता है। अगर भारत में बेचना हो तो संभवतः सैकड़ों भाषाओं का लेबल लगाना पड़ सकता है। मानना पड़ेगा कि हमारे चीनी सम्राट छिन शी हुआंग ने 2000 साल पहले ही लिखाई पढ़ाई और वाहन मार्ग को एक समान बना दिया था, जिससे हमारी चीनी धरती की संस्कृति को एक साथ जोड़ दिया गया। नहीं तो हम शायद भारत की तरह होते, जहां हर प्रांत अपनी भाषा और लिपि का उपयोग करता रहता। तीसरा, बाघ। भारत विश्व में सबसे अधिक जंगली बाघों की संख्या वाला देश है और यह एकमात्र ऐसा देश है जहाँ जंगली शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारत में रहने वाले बाघ बंगाल टाइगर हैं, जो भारत का राष्ट्रीय पशु, और सिंह एशियाई सिंह है, जिसका शरीर आकार अफ्रीकी सिंह जितना शक्तिशाली नहीं है। ये दोनों हालांकि भारत में रहते हैं, लेकिन लगभग मिलने का कोई अवसर नहीं होता, क्योंकि एशियाई सिंह केवल गिर वन्यजीव अभयारण्य में रहते हैं, जो उनका एकमात्र निवास स्थान है, जबकि बाघ अन्य विभिन्न अभयारण्यों में पाए जाते हैं और दोनों के क्षेत्र आपस में नहीं मिलते, इसलिए जंगल में इनके मिलने की संभावनाएं लगभग न के बराबर हैं। इसके अलावा भारत में जंगली बाघों की संख्या अधिक होने के कारण हर साल लगभग किसी न किसी को बाघ द्वारा खाने की घटनाएं होती है, जो बहुत खतरनाक है। दूसरा, द्वीप देश। क्या आप जानते हैं, लगभग 10 करोड़ साल पहले जब धरती पर डायनासोर जीवित थे, भारत एक द्वीप था। शुरुआत में ये एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम गोंडवानालैंड था से अलग हो गया और फिर लाखों वर्षों के दौरान 9000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा करते हुए अंततः एशियाई प्लेट से टकराया, जिससे वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप बना। और हिमालय पर्वत श्रृंखला इसी टक्कर के कारण प्लेटों की टक्कर से उत्पन्न हुआ। टकराव के बाद 2 महाद्वीपों के लंबे समय तक संपीड़न के कारण भूमिगत गहराई में चट्टानों की लगातार वापसी से हिमालय पर्वत श्रृंखला लगातार ऊपर उठती जा रही है। ये प्रक्रिया आज भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट हर साल 1 सेंटीमीटर की गति से और ऊंचा हो रहा है। यदि यह इसी तरह जारी रहा तो लाखों सालों बाद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और भी बढ़ सकती है। पहली जाति। भारत में एक बहुत ही कठोर जाति व्यवस्था है। ये व्यवस्था 3500 साल पहले आर्यों के भारत पर हमले के बाद से बनी। आर्यन मूल रूप से मध्य एशिया के एक घुमंतु जनजाति थे। जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो अपने जाति को भारत के मूल निवासियों से अलग रखने के लिए उन्होंने जाति प्रथा की स्थापना की।
उन्होंने लोगों को 4 वर्गों में बांटा, जिसका सबसे ऊंचा वर्ग ब्राह्मण था, जिसमें ज्यादातर आर्यन वंशज शामिल थे। इस प्रकार के लोग आमतौर पर लंबे और गोरी त्वचा वाले होते थे, जो साधारण भारतीयों से स्पष्ट रूप से अलग दिखते थे। दूसरे स्तर का मतलब है क्षत्रिय। इस स्तर के लोग मुख्य रूप से सैन्य और राजनीतिक शक्ति के साथ साथ करों की वसूली का अधिकार रखते हैं। तीसरा स्तर वैश्य है। इस स्तर के लोग राजनीति में लगभग कोई विशेष अधिकार नहीं रखते, वे मुख्य रूप से व्यापारी होते हैं। चौथा स्तर शूद्र है। शूद्र अधिकांशतः विजित आदिवासियों से बने होते हैं, जो मुख्यतः विभिन्न प्रकार की सेवा के कार्य करते हैं। काम और इन 4 जातियों के नीचे एक बिना जाति का स्तर होता है, जिसे दलित कहा जाता है। भारत में दलितों को नीच समझा जाता है। इस प्रकार के लोग भारत में केवल सबसे निम्न कार्य कर सकते हैं और जीवन भर उन्हें बदल नहीं सकते। वे उच्च जाति के लोगों को नाराज नहीं कर सकते और न ही वे सामाजिक स्तर पर ऊपर जा सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी केवल गंदे और थकाऊ काम में लगे रहते हैं। उनके पास कोई अधिकार और सामाजिक स्थिति नहीं होती और अक्सर गंभीर भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार होते हैं। कुछ क्षेत्रों में बिना जाति वाले लोग सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते, न ही अन्य उच्च जाति के लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। यहाँ तक कि उनकी परछाई भी दूसरों पर नहीं पड़नी चाहिए। भारत में उन्हें सबसे निम्न वर्ग का माना जाता है और उनकी कोई गरिमा नहीं होती। हालांकि 1947 में भारत में इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हजारों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था भारतीयों की हड्डियों में गहरी बसी हुई है। यहाँ तक कि आज भी यह प्रणाली भारत के कई क्षेत्रों में प्रचलित है। ठीक है, इस वीडियो का यही अंत है। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया ब्लैक रैबिट को लाइक दें। धन्यवाद।